गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम नए टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे और हमारा जो आज का नया टॉपिक्स रहेगा वो क्या रहेगा? घूर्णी परिवर्तन की अवस्था। लेकिन क्या घूर्णी परिवर्तन की अवस्थाओं को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, पीछे जो हमने पढ़ा है एक बार थोड़ा सा क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पहले अपने मस्तिष्क को खोलिए और थोड़ा सा अनुभव लीजिए कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, हमने विदलन का वर्गीकरण पढ़ा था, विदलन और विदलन का वर्गीकरण पढ़ा था। तो स्पीड में खींचता हूँ। विदलन की खासियत क्या थी? विदलन है तो समसूत्रन विभाजन की तरह है, लेकिन इसकी एक कमियां कह लीजिए या खासियत कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरफेस में G1 और G2 अवस्थाएं नहीं आती, और ऐसा नहीं आने के पीछे का रीजन भी हमने आपको पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में समझाया था, क्यों ऐसा नहीं। ठीक है, आखिरकार क्यों समसूत्रण से G1 और G2 को हटा दिया जाता है। ठीक है, और आपने देखा था कि विदलन में क्या किया जाता है, वृद्धि को रोक दी जाती है। ठीक है, और वृद्धि को रोक कर क्या की जाती है, ओवरऑल साइज वही रखा जाता है और कोशिकाओं की संख्या को क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, जिसके कारण से क्रियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता है। और ये क्रियोप्लाज्मिक इंडेक्स जब बढ़कर हमारे सामान्य देह कोशिकाओं के बराबर हो जाती है तो विदलन को रोककर फिर एक सामान्य समसूत्रण चलाया जाता है। ठीक है, तो आज हमको यही देखना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, ठीक है, उसके बाद उसमें जो भ्रूण का विकास होता है, ये विकास कैसे कैसे होता है और इस चल रहे विकास में इन संरचनाओं का नाम क्या क्या देते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। ठीक है, और अभी तुरंत हमने कहा कि विदलन की वर्गीकरण को हमने पढ़ा था, पीछे को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो पीछे को रिकॉल यदि आप करें, थोड़ा सा स्पीड में हम लोग बेटा कर लें। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने देखा था कि नियति के आधार पर, ठीक है, नियति के आधार पर, किसके नियति के आधार पर, ब्लास्टोमियर्स की नियति के आधार पर। क्यों भाई? क्योंकि विदलन में जो बनने वाली कोशिका है उसको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर यानी कोरक खंड, और कोरक खंड के नियति के आधार पर हम लोगों ने क्या किया था, इसको क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन नियति पे रहा था क्लीवेज में, तो उसमें हमने कहा था कि ये क्या, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, यानी निर्धारित और अनिर्धारित, यानी ब्लास्टोमियर के यदि कार्य यदि सुनिश्चित हो एक में और एक में क्या सुनिश्चित ना हो। ठीक है, ये दो चीजें पढ़ी थी हमने, और उसके बाद हमने योग के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया था, और वहां पे भी मैंने इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, एक तो पूर्णभंजी और दूसरा क्या, अंशभंजी। ठीक है, यानी कि होलोब्लास्टिक और पिरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक को भी हमने फिर क्या किया था, दो अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। पहला जो हमारा था वो था कि यदि सभी जगह क्या हो, ब्लास्टोमियर इक्वल तरीके से बन रहा हो, यानी कि वो क्या था, इक्वल होलोब्लास्टिक लेवल, यानी क्या बेटा, सामान्य पूर्णभंजी विदलन, और दूसरा क्या था, अनइक्वल, यानी कि क्या हो, असमान रूप से पूर्ण भंजन हो रहा। ठीक है, अब दूसरी तरफ बात करते हैं किसके लिए, अंशभंजी के लिए। अंशभंजी में भी मैंने दो कैटेगरीज आपको बताए थे, एक तो डिस्क्वाइडल, क्योंकि आपने देखा था कि पक्षियों के एक में क्या होता है, योग नीचे बढ़ा रहता है पूरा। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, ब्लास्टोडिस्क के रूप में, ठीक है, यानी डिस्क के फॉर्म में रहता है। तो स्वाभाविक सी बात वो क्या था, डिस्क्वाइडल था। तो वो क्या था, डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक था, यानी कि डिस्क्वाइडल अंशभंजी था। और दूसरा जो था वो हमारा क्या था, सतही या पृष्ठ, ठीक है, अंशभंजी, यानी कि सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक। यहाँ तक हमने बात करी थी। आज हमको क्या करना है, घूर्णी परिवर्तन की इन अवस्थाओं पे बात करनी है। इसको घूर्णी परिवर्तन की अवस्था। देखो, परिवर्तन का मतलब क्या है, विकास से, मोदी जी वाला नहीं, ठीक है ना, मोदी जी वाला नहीं। ठीक है, इसका मतलब किससे बेटा, इसका मतलब है विकास। किससे मतलब है, विकास से। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमको देखना बेसिकली किस तरह से क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम जाइगोट से ही चलेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा लेक्चर को नहीं खींचेंगे, छोटा रखेंगे ताकि आप उसको क्विकली कर पाए। ठीक है ना, फिर जब क्लास खुलेंगे तो फिर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, आपने देखा था कि जब सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म आया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हुई, ये सारी घटना कहाँ चल रही थी बेटा, ये घटना हो रही थी तुम्बिका में। और तुम्बिका में चलने के बाद ये घटना क्या होगी, ये जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे क्या करेंगे, इस ट्यूब से होता हुआ आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होना, इसका जो रोपण होना, वो तो कहाँ होना, गर्भाशय वाले भाग में होना। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, और मूव करके कहाँ आना पड़ेगा, गर्भाशय में। ठीक है, लेकिन ये जो मूवमेंट होता है, यानी तुम्बिका के पास से निषेचन होने के बाद तुम्बिका के पास यहाँ तक का जो सफर होता है, ये सफर ऐसा नहीं है सीधा ऐसा नहीं, बीच में कई सारे क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, बदलाव आते हैं। अब क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि जाइगोट जो था, जाइगोट तो 2 and 10 यानी कि 46, और इसमें जो कैरेक्टर थे, हाफ कैरेक्टर मैटरनल थे, तो हाफ कैरेक्टर क्या थे, पैटर्नल, यानी कि आधा जो जीन आया हुआ है या
आधा जो कैरेक्टर आया हुआ गुणसूत्र आया वो कहाँ से, माँ से, और कहाँ से, पिता से। और इस प्रकार से क्या बनी है, एक द्विगुणित कोशिका बनी है, ठीक है। और इस कोशिका की खासियत थी कि इसका जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है, खासियत कहिए या जो कहिए, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है बेटा, नॉर्मल देही कोशिका की तुलना में क्या होता है, 500 गुना कम होता है, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा ये है कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को क्या करो, इक्वल करो, ठीक है। और उसके लिए सबसे बढ़िया मैकेनिज्म क्या है कि आप समसूत्री भोजन में से G1 और G2 को हटा दो, ग्रोथ फेज नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे सेल डिवाइड करेंगे ओवरऑल सेल का साइज क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ सेल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता रहेगा। नंबर ऑफ सेल्स यदि बढ़ता चला जाएगा तो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम घटेगा, और साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम यदि घटेगा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और ये काम कब तक कराते रहना, जब तक कि देह कोशिका के बराबर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इसका इक्वल नहीं हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए वही हम कर रहे हैं, ठीक है। एक सेल से क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि समसूत्री विभाजन में क्या होती है, कोशिका फूटकर दो नई कोशिकाओं का अवतरण करती है, बनाने का काम करती है। यहाँ पे भी वही हुआ, एक से क्या बनी, दो सेल, इसको मैंने लिखा कि टू सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलपमेंट भी चल रहा है, और ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या हो रही है, मूव भी कर रही है। तुंबिका वाला हिस्सा है, ठीक है। ये कीपाकार जोन है, ये झिल्ली है, और ये क्या है, संकीर्ण पथ है, ठीक है, जिसको इस्थमस कह रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 4 सेल स्टेज में, 4 सेल के बाद ये कहाँ जाएंगे, 8 सेल स्टेज में, और 8 सेल के बाद ये कहाँ जाएंगे, 16 सेल स्टेज, यानी 8 से 16 स्टेज, 16 कोशिकाओं की स्टेज में। और हमने कहा क्या कि ये जो 8 से 16 कोशिका की अवस्था रहती है, इसी को क्या बोलते हैं, मरुला स्टेज। और मरुला स्टेज में आते आते, ठीक है, हाँ बेटा, मरुला स्टेज में आते आते आप देखिएगा कि ये एक आपको गेंद के समान संरचना देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाहर की कोशिकाओं पे भी आप नजर डालें, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि विदलन में जो बनने वाली कोशिका होती है, जैसे ये कोशिका बन रही है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ऐसे काम नहीं चलेगा मास्टर, हिंदी में, हाँ, लेकिन कोरक और बेटा क्या, खंड। ये जो कोरक खंड है, तो आप देखिए इसके परिधि पे लगा हुआ है कोरक खंड का, ये जो इसके आउटर सरफेस पे लगा हुआ है, इसकी सतह बाहर की तरफ थोड़ी थोड़ी सी कैसे रहेगी, उबड़ी हुई रहेगी, ठीक है। कभी आप सहतूत देखे हो, मलबेरी देखे हो, तो उसकी भी सरफेस क्या होती है, थोड़ी सी बीच बीच में क्या होती है, उबड़ी, फिर गड्ढी, फिर उबड़ी, उसी तरह से ये क्या होती है, उबड़ी गड्ढी रहती है, ठीक है। और 8 से 16 कोशिकाओं की इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, मरुला। और ऐसा माना जाता है कि मरुला स्टेज आते आते संकीर्ण पथ को ये धीरे धीरे क्या कर चुकी होती है, पार कर चुकी होती है, और पार करके कहाँ चली जाती है, गर्भाशय, ठीक है। और जब गर्भाशय की तरफ बढ़ चुकी होती है तो वहां पर एक विशेष तरह के परिवर्तन दिखते हैं, ठीक है। तो अभी तक 8 से 16 कोशिका तक का जो ये स्टेज है बेटा, ये क्या है, मरुला स्टेज है, यानी कि ये क्या है, दूतक अवस्था, ये क्या है, दूतक अवस्था है, मरुला स्टेज। लेकिन अब यहाँ पे परिवर्तन दिखेगा, ठीक है, एक अलग ही तरह का यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये अब ये सेल्स कहाँ चले जाएंगे, ब्लास्टुला स्टेज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लास्टुला स्टेज की तरफ बढ़ेंगे, और स्तनधारियों में जो यूथेरियन और मेटाथेरियन होते हैं, उनकी ब्लास्टुला स्टेज में बनने वाली इस संरचना को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा इस ब्लास्टोसिस्ट पर नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली में, यहाँ पे सेंटर पे से जो कुछ सेल्स की बताओ इस दिन में मेरा इलाज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनी है, ठीक है, या यूं कहिए कि ब्लास्टुला स्टेज में जो परिवर्तन के बाद जो संरचना जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख रहे हैं परिधि पर कुछ ब्लास्टोमियर सेल्स लगे हुए, ठीक है। अब इन सेल्स का नाम क्या होगा, बदल जाएगा। अब इसको आप कोरक खंड नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका नाम बदल जाएगा, अब इसका नाम बदल कर क्या हो जाएगा, पोस्ट कोरक बन जाएगा। ये परिधि पे जो ब्लास्टोमियर्स लगे हुए हैं, यानी जो कोरक खंड कोशिका लगी हुई है, अब इसका नाम बदल कर क्या हो जाएंगे, पोस्ट कोरक। और हमने कहा कि यहाँ पे जो सेंटर में जो सेल्स की कुछ सेल्स रीअरेंजमेंट हुई, तो रीअरेंजमेंट होने के कारण से क्या होता है, यहाँ पे कैविटी बन जाती है, कैविटी मतलब होता है ना, ठीक है। अरे कहता हूँ, मान लो कि एक बोतल घी से भरा हुआ, तुम बीच से चम्मच से क्या करेगा, घी उड़ेल के निकाल लेगा, ठीक है। तो बीच में क्या बन जाएगा, खड्डा। यहाँ से कोशिका के रीअरेंजमेंट होने के कारण से यहाँ से कोशिका साइड हो गई, तो साइड होने के कारण से यहाँ पे क्या बन गया, कैविटी बन गया। और इसी कैविटी को क्या कहा गया, तो जो बाहर परिधि पे है वो क्या हो गया, पोस्ट कोरक। और यहाँ पे जो कैविटी बना सेल के हट में रीअरेंजमेंट होने के कारण से, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिल, यानी कोरक गुहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ कोशिका के समूह जो यहाँ इस तरह से क्या है, लटके हुए हैं, पाउच की तरफ लटकी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल लूप, यानी कि ये क्या है, भ्रूण घुंडियां। इसको क्या बोलेंगे बेटा, भ्रूण घुंडियां, यानी एम्ब्रियोनल नूब। अब एम्ब्रियोनल नूब के भीतर कोशिकाओं का जो एक गुच्छ समूह है, उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, इनर सेल नॉसेट, यानी कि अंतर कोशिका समूह है। और इस एम्ब्रियोनल नूब का बेस कह लीजिए, आधार कह लीजिए, यूं कह लीजिए कि जो पोस्ट कोरक से इसको अटैच कराती है, उस साइड की जो कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, राबर की कोशिका है। देखिए
यहाँ पे जो ये जो सेल्स है ना, जो इसको इससे क्या कर रही है, उस पूरक से अटैच करवा रही है। ये क्या बेटा, सेल्स ऑफ राबर, यानी राबर की क्या है, कोशिका। अब राबर की कोशिका को एक और नाम से लोग जानते हैं और उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एमनियोजेनिक। एमनियोजेनिक क्या है बेटा, एमनियोजेनिक सेल्स। ये क्या है, एमनियोजेनिक सेल्स है। अब देखिए यहाँ पर ये जो संरचना थी, ये क्या थी, एक गेंद संरचना थी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, मरुला। अब इसमें क्या हुआ, संसंगठन की घटना होगी, सेल रीअरेंजमेंट हुई। रीअरेंजमेंट के कारण अब ये स्ट्रक्चर किसमें बदल गया, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में। तो यानी ब्लास्टुला आया, ब्लास्टुला स्टेज आया। कौन सा स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज आया। और ब्लास्टुला स्टेज में क्या हुआ, ब्लास्टुलेशन हुआ, यानी ब्लास्टुला भवन हुआ। और ब्लास्टुला भवन के कारण से किसका डेवलपमेंट हुआ, ब्लास्टोसिस्ट का। और ब्लास्टोसिस्ट का जब डेवलपमेंट होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर क्या होगी बेटा, बाहर की तरफ जो कोशिका होंगी वो क्या होंगी, पोस्टकोरक कैविटी जो बनेगा वो ब्लास्टोसिस्ट यानी कोरक गुहा। और यहाँ पे जो आपको कुछ कोशिकाओं का समूह जो लटकी हुई दिख रही है, क्या है, एम्ब्रियोनल नूब है। नूब के भीतर जो सेल्स का एक ग्रुप है, झुंड है, उसको क्या बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं। और इसका जो बेस वाला सेल्स है जो इसको क्या कहते हैं, पोस्टकोरक से अटैच कराती है, वो क्या कहलाती है, राबर की कोशिका कहलाती है। उसी का दूसरा नाम क्या होता है, एम्ब्रियोजेनिक सेल्स होती है। कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं। देखिए अब जैसे कि डेवलपमेंट चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, ये इसी ट्यूब अंडवाहिनी में चल रहा है। तो तुमिका फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये विकास भी चलता रहेगा और ये धीरे धीरे क्या करेगा, रोल करता हुआ, ठीक है। जब बेटा ये 8 से 16 स्टेज में आती है तो ये लगभग कहाँ पहुंच जाती है, स्मस। और स्मस को पार करते हुए ये कहाँ पहुंच जाती है, गर्भाशय में। यानी कि आप कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आते आते ये कहाँ पहुंच जाती है, पहुंच जाती है गर्भाशय में। और गर्भाशय में जब पहुंचती है तो जो पोस्टकोरक कोशिका है, पोस्टकोरक कोशिका क्या करती है, इनको गर्भाशय के अंत स्तर से अटैच कराने का काम करती है। अब यहीं पे एक प्रश्न उठता है कि सर कि ट्यूब के भीतर क्यों नहीं अटैच हो जाती है, ये संरचना जो ब्लास्टोसिस्ट बन रही है, चाहे तो अंडवाहिनी के भीतर ही अटैच हो जाता, वहीं पे जुड़ जाता, वहीं पे इसका डेवलपमेंट होता, नहीं, ऐसा नहीं होता। रेयरली, गलती से, सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं होने देता है कौन, तो आपको पता है एक संरचना है जो सेकेंडरी ओसाइट के बाहर, जिसको कि खुद सेकेंडरी ओसाइट ने बनाया था, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई थी, जो कह लीजिए कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई थी। इसका नाम क्या था, जोना पेलुसिडा। क्या था बेटा, जोना, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ जेडपी, यानी कि जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा ने बेसिकली बेटा किया क्या था, तो जोना पेलुसिडा क्या करती है, रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। ये कभी भी डिम्बाइनी की उपतलाओं से इसको अटैच होने नहीं देती, वो केवल और केवल जाकर रिकॉग्नाइज किसको करेगा, गर्भाशय के अंत स्तर को। और गर्भाशय के जब अंत स्तर को रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके साथ उसको क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो जब रोपण पढ़ाएंगे तो रोपण में पूरी इवेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो है लेक्चर बड़ा नहीं, शॉर्ट हो, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कशन कर रहा है, डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो स्वाभाविक सी बात है कि जायगोट, जायगोट के बाद ये 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, उसके बाद फिर 16 सेल्ड स्टेज में, ठीक है। और ये 8 से 16 सेल का जो स्टेज है वो क्या है, मरुला स्टेज है, ठीक है। और उसके बाद आगे मैंने देखा कि सेल का रीअरेंजमेंट हुआ और क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट। और ये किस स्टेज में चला है, ब्लास्टुला स्टेज में, ठीक है। तो बेसिकली आप बिहार बोर्ड के अनुसार, ठीक है, क्या याद रखेंगे, बिहार बोर्ड के अनुसार बेटा आप केवल ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जब जायगोट आगे जब 8 से 16 सेल के स्टेज में जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ लेता, आप याद रखिएगा उसको दूतक अवस्था कहते हैं या फिर मरुला स्टेज में आता है। मरुला स्टेज के बाद वो किस स्टेज में जाता है, आप याद रखिएगा कि वो कहाँ जाता है, तो ब्लास्टुला स्टेज में जाता है। और ब्लास्टुला स्टेज में जाने के बाद यूथेरियन और मेटाथेरियन स्तनधारियों में इस संरचना को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत, बस इतनी चीजें आपको बेसिक तौर पर याद रखनी है, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आप क्या करेंगे, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दिया जाएगा, ठीक है। जब क्लास ओपन होंगी तो वहाँ पे आपको ये क्या किया जाएगा, लिखा दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज पहला लेक्चर है तो आज हम यही रहने देते हैं। धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी तो आपको ऑनलाइन यानी यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास करने की जब आदत पड़ जाएगी तो धीरे धीरे आपको, ठीक है। बाकी बच्चों आप अपना फीडबैक देते रहिए, ठीक है। यदि आपको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि वीडियोस क्वालिटी या फिर कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वो आप हमसे कह सकते हैं, ठीक है। तो विशेष बच्चों अब कल हम अगले लेक्चर को लेकर मिलेंगे। आई होप ना कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल।